सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अच्छा जी, पाकिस्तान में क्या चल रहा है इस पर आज बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि जो काजी फायज ईसा था, उसने कहा जी हम जो अदालतों में लोग बैठे हुए हैं, खुलासा ये है कि हमारे इख्तियार में नहीं है, हमें ऊपर से ऑर्डर आते हैं और जो वो कहते हैं हम कर देते हैं, हमारे ज़मीर वहाँ मुर्दा हो जाते हैं। अब यहाँ पे लोग कहते हैं जी काजी फायज ईसा हो या जो जज बैठे हुए हैं वो रिजाइन क्यों नहीं कर देते। उसकी भी वजह ये है, वो रिजाइन कर नहीं सकते। एक तो उन्हें अपना भी लालच होता है, दूसरा जो उनको ऑर्डर देते हैं कि आपने ये फैसला करना है, वो आगे चपेड़े चपूड़े भी मार देते हैं और इनको वही धमकियां देते हैं जो पीटीआई के साथ किया। इसलिए फायद ईसा का कहना ये है कि हमारे हाथ बंधे हुए होते हैं और हम कर कुछ नहीं सकते। भारत ये इसलिए आपको बताया कि पाकिस्तान का जो सिस्टम चल रहा है, वहाँ पे अदालतें जो हैं वो बैठी तो हैं, मगर उनका रिमोट कंट्रोल कहीं और से चल रहा है। लेकिन जो दूसरी बड़ी खतरनाक खबर है इस वक्त जी जियो न्यूज़ के मतलब, वो ये है कि जियो न्यूज़ के लिए मुश्किलात पैदा हुई हुई हैं और अब उसके खिलाफ दरखास्तें भी देनी शुरू कर दी हैं। खत्म नबूवत के मुजाहिदीन ने हरीपुर में और भी इलाकों में लोग सड़कों पे भी आए हुए हैं। सोशल मीडिया पे भी कहा जा रहा है कि तौहीन मज़हब का बकायदा केस इनके ऊपर डाला जाए। इस बार जियो न्यूज़ कहाँ तक बचेगा, अभी मैंने बता दिया कि कॉल ऊपर से आनी है और जियो न्यूज़ के हाथ ऊपर तक जाते हैं। अगर कोई वहाँ पे आम आदमी होता, आम शहरी होता, आम लोग होते, या कोई अहमदी होता, या कोई मसीह बरादरी से तल्लुक़ रखता, या कोई हिंदू बरादरी से तल्लुक़ रखता, या कोई वहाँ का गरीब आदमी वैसे भी होता, तो उसके ऊपर मुकदमा बन जाना था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जियो न्यूज़ के साथ पंगा गवर्नमेंट भी नहीं लेती, उनको भी पता है कि हमारी कमज़ोरियाँ इनके पास है और हम ऐसे मामलात में नहीं पड़ेंगे। 15 दिन के लिए जी नशरियात मुअत्तल है, उसके बाद फिर चल पड़ेगी, पता नहीं चल रही है नहीं चल रही। लेकिन ये मैं बता देता आपको कि मुकदमा-शकदमा कोई नहीं होगा और अगर होगा भी तो कोई मामूली सा खानापुरी की जाएगी, क्योंकि ऊपर साहब के आर्डर है। अच्छा, साहब ने जिन लोगों को पार्लियामेंट में बिठाया हुआ है, हालत ये है, कल एक वीडियो देखी, इतना अफ़सोस हुआ जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। एक बंदा कब्रिस्तान में मैयत लेके आया, मेरे पास वीडियो ही मौजूद है, और वो साथ 2-3 ख़वातीन भी। अब उनसे पूछा, वहाँ पे एक मीडिया वाला पहुँच गया कि वो कहने लगा मेरा बेटा है 25 साल का, पता नहीं कितने साल का, इसके नज़दीक ही उसने उम्र बताई। ये फ़ौत हो गया और मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं इसका कोई कफ़न-शफ़न खरीद सकूँ। बगैर कफ़न के तदफ़ीन कर दी। वो इस वक़्त सोशल मीडिया पे काफ़ी हुक्मरानों के ऊपर लान-तान पड़ रही है, जो अरबी में आके आपको सूरतें सुनाते हैं। और दूसरी तरफ वो मरियम औरंगज़ेब जो है, उसने कहा जी हमने जहाज़ खरीदा, आपको क्या इससे? हम तो अय्याशी के लिए आए हुए हैं। वो पीछे बैठी जितनी चमचियाँ हैं, वो मरियम के लिए आवाज़ उठा रही हैं। आज का जो पंजाब के स्पीकर है, उन्होंने अगर बात कर दी है कोई, वो तो उन्हें समझ से बाहर है कि वो कौन-सी सियासत खेल रहे हैं। तो सीसीडी के मतलब कि ये लोगों को क्यों मार रहे हैं? तो उनके खिलाफ भी इस वक़्त जनाब पंजाब पुलिस जो है वो सॉरी पंजाब में जो पार्लियामेंट है, वो उनके खिलाफ इस वक़्त जी फुल एक्शन में है। ये वो पार्लियामेंट है जहाँ पे फैसले किए जाते हैं अवाम के, मगर आपको अवाम को जिस तरह मैंने बताया कि बगैर कफ़न के वो तदफ़ीन, वो बंदा परेशान था, उसकी बेटियाँ, बहनें वग़ैरह साथ आई हुई थी। तो ये हालात है पाकिस्तान के, और आके आपको कभी हज़रत उमर की बातें सुनाएँगे, कभी हज़रत उस्मान की बातें सुनाएँगे। लेकिन ये बदबख्त लोग हैं, ऐसे हुक्मरान हैं, इनको अब मैं क्या कह सकता हूँ। जो लोग इनको लेके आए हुए हैं, उन्होंने अदालतों पे भी कब्ज़ा किया, उन्होंने पूरे मुल्क पे, पूरे सिस्टम पे कब्ज़ा किया। लेकिन इस कब्ज़े से जान नहीं आपकी छूटने। अभी तो एक लाश कफ़न के बगैर गई है, पता नहीं कितने लोग जो है इसी तरह कफ़न के बगैर जो है उनको दफ़नाया जाता है। क्योंकि इस मुल्क में जहाँ पे अदल व इंसाफ का जनाज़ा निकला हुआ है, वहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये नहीं कि अदालतों में अदल व इंसाफ नहीं है, ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, एक बंदे की पता नहीं 5-6 हज़ार बीवियाँ, वो उनके नाम पे पैसे खींच रहे हैं। ये सब बेईमानों का टोला है। ये जितने लोग भी हैं, इनकी बस
حالت یہ ہے کہ ان کو اپنے ساتھ کوئی چیز نظر نہیں آتی، سارا دن یہ پروپیگنڈا کرتے کہ غریب کو کس طرح تکلیف دینی ہے، اور اس میں یہ کامیاب رہتے۔ اگلی سن لو جی، ایک خاتون فوت ہوگی، لڑکی فوت ہوگی وہ ہاسپٹل میں، اور باہر آ کے بتایا جناب کہ ہم کوشش کر رہے ہیں اسے بچانے کی، تو اتنے پیسوں کا بندوبست کریں۔ 50,000 روپے کا بندوبست ان غریبوں نے کیا، جو بھی کیا، اور بعد میں پتا چلا کہ یہ تو 2-3 گھنٹے پہلے اس کی وفات ہو گئی ہے۔ میں نے ابھی بتایا نا، سب بے ایمانوں کا ٹولہ، اور اس سے جناب وہ 50,000 روپے کھینچ لیے۔ اب اندر لڑکی فوت ہوئی تھی، بعد میں وہاں پہ ہنگامہ ہوا، یہ 3-4 دن کی بات، اور پھر وہاں پہ اپنا میڈیا پہ یہ خبر چلی، لیکن یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں۔ اس طرح کے واقعات عام آپ کو وہاں پہ ملتے ہیں کہ کوئی فوت بھی ہو جائے تو اس کے پیسے مر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی پیسے تو کھینچے، یہ تو مر گیا۔ یہ حالات وہاں پہ بنے ہوئے۔ ختم نبوت کا ایک مجاہد، وہ کہتا ہے جی میں 30 سال سے آستانہ چلا رہا ہوں، میں ساری مکس خبریں آپ کو بتا رہا ہوں، جو آ کے یہاں پہ دوسرے فرقے کے لوگوں کے اوپر یا دوسرے مذہب کے لوگوں کے اوپر بڑے کامنٹس کرتے ہیں، بڑا کچھ لکھتے ہیں۔ وہ کہتا ہے جی یہ پہلی دفعہ ہی ہوا کہ کوئی لڑکی کو میں قابو کرنے کے لیے رات کو بلایا اپنے پاس، ہمارے پاس ویڈیو موجود ہے۔ یہاں پہ علماء ہیں، یہ لاہور میں بھی ایک لڑکے کے اوپر تشدد کیا گیا مدرسوں میں، وہ بھی مر گیا۔ آئے دن اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ پھر خواتین آ کے مجھے حیرانگی ہوتی ہے، وہ بتاتی ہے کہ ہمارے ساتھ فلاں پیر نے یہ کیا، فلاں پیر نے یہ کیا، اور اس قوم کا بیڑا گرک بھی اسی وجہ سے ہوا ہے کہ آپ کو نہیں پتا یہ غلط کام ہے، آپ مجبور ہیں کہ جو بھی ہے آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ یہ اگر پیر قسمت بدلنے والا ہوتا تو اس طرح وہ خود آپ کے پیسوں کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا۔ وہ کہتی میری عزت کے ساتھ بھی کھیلا، میری بھابھی کی عزت کے ساتھ بھی کھیلا، تو آپ کے ساتھ یہی ہونا ہے۔ جب آپ ایک ایسے ملک میں پیدا ہوئے جہاں جہالت ہر طرف ہے، ہر جگہ پہ آپ کو روزانہ بتایا جاتا ہے کہ یہ سب پیر فقیر یہ سب فراڈ ہے، ویسے تو پاکستانی فراڈ ہے، اے ٹو زیڈ فراڈ ہے، تو وہاں پہ آپ پیروں کے پاس کیوں جاتے؟ وہ بیبی جا کے کام کرو، کوئی محنت کرو۔ یورپ میں عورتیں بھی کام کرتی ہیں، مرد بھی کام کرتے ہیں، پھر سسٹم چلتا ہے، تو کوئی نہ کوئی محنت مزدوری انسان کر سکتا ہے نا۔ لیکن یہاں پہ ان لوگوں میں شعور آنے کی نا وجہ یہ بھی ہے جو نہیں ہے، ان کے پاس علم نہیں ہے، اور علم کا تو پاکستان میں دور دور تک چکر نہیں۔ یہ جو کچھ آپ وہاں پہ ان عورتوں کے ساتھ روزانہ دیکھتے ہیں، کبھی کسی دربار پہ ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، کبھی کسی کو اٹھا کے بھیج دیا جاتا ہے، کبھی کسی کے ساتھ کچھ کیا جاتا ہے، اس کا یہ نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج پارلیمنٹ میں پتہ نہیں کون کون سی نسل بیٹھی ہوئی ہے، کہاں کہاں سے یہ پیروں کی نسلیں آئی ہوئی ہیں۔ اگر ایک چیز ذہن میں رکھے، آپ کے سامنے کوئی جھوٹ بول رہا ہے اور آپ کا ضمیر ملامت نہیں آپ کو کر رہا، آپ اس کے خلاف بات نہیں اٹھا رہے، تو پھر کوئی تو گڑبڑ ہے۔ تو اوپر سے لے کے نیچے تک اے ٹو زیڈ سب جھوٹ چل رہا ہے وہاں پہ، اور اس جھوٹ کے نتیجے میں آپ دیکھ لیں کہ نہ وہاں ہاسپٹل ٹھیک ہے، نہ تعلیم ہے، نہ وہاں پہ صحت لوگوں کی ٹھیک ہے، غربت افلاس یہ چیزیں، مگر میڈم کو جہاز چاہیے اپنی سیر و تفریح کے لیے، اور وہاں پارلیمنٹ میں روزانہ اچھا پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم لوگوں کے مسائل حل کر رہے، ایک دوسرے کے اوپر سے طنز کر رہے ہوتے، صرف طنز، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی کہ لوگوں کو بتائیں کہ کیا جناب آپ کے مسائل ہیں۔ اب ابھی تک یہ معاملہ حل نہیں ہوا کہ سی سی ٹی بندے کیوں مار رہی، پھر وہاں پہ بتا لینا، وہاں پہ لوگوں کو اغوا کرنا، لوگوں کو مارنا پیٹنا معمول بن چکا ہے۔ پولیس والے، وہ صاحب کل ایک پولیس والا آیا ہوا تھا، میں نے کہا سارا کچھ آج بتا دوں آپ کو، وہ کہتا جی میری ویڈیو بنی، میری شوگر لو ہو گئی تھی، وہ کوٹ عبد المالک علاقے سے، تو انہوں نے مجھے لٹا کے تو میری ٹانگیں دبانی شروع کر دی، اور میں تو دادا بنا ہوا ہوں، اب یہ جو میری ویڈیو اسے کہتے اسے ڈیلیٹ کیا جائے، میری عزت خاک میں مل گئی ہے۔ اور اوپر سے ایک اور ویڈیو آ گئی ہے، اس میں ایک صاحب وہ پولیس کی وردی ہے، وہ ڈانس کر رہی ہیں
ख़वातीन तो उनके ऊपर नोट निछावर कर रहा है। अब इसकी तो शुगर लो है, उसकी शुगर हाई हो गई होगी। तो ये जो हरामखोर सिस्टम चल रहा है वहाँ पे, इसकी शाखें इतनी गहरी है कि आने वाले 100-200 साल तक इसी तरह से ये चलता रहेगा। लोगों को बताते रहे कि फलां कौम पे अज़ाब आया, फलां कौम पे अज़ाब आया, और ये अज़ाब से काम है जिस हालत में आप लोग रह रहे हैं। ना आपकी इससे महफूज है, ना कोई हलाल का बंदा वहां पे पार्लियामेंट में पहुंच सका, ना हलाल का बंदा को ऊपर जा सका। तो आप किस तरह कह सकते हैं कि अजाब नहीं आया? आपके नजदीक अजाब ये है कि निस्तो नबूद कौम को कर दिया जाए। तो मेरा ख्याल है कि जरूरत नहीं है, आपने खुद ही हो जाना। अल्लाह मियाँ को क्या जरूरत है आपको निस्तो नबूद की? आपकी करतूतें ही ऐसी ही है जिसकी वजह से आपका बेड़ा गर्क हुआ। तो ये कुछ खबरें आपको मैंने दी हैं, बाकी आप देखें कि क्या वहाँ पे चल रहा है। और ताकतवर, कल ही मैं बात कर रहा था कि ताकतवर जो है और गरीब है, इतना फर्क है उसमें कि कभी भी हालात ठीक होने वाले, दूर दूर तक हालात ठीक होने वाले। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत वाला सलाम नाज़रीन। कल से जर्मनी में खलबली मची हुई है और 6 लोग जो है वो यहाँ पे कत्ल किए गए। इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ हैं। खान साहब ज़रा तफसील से बताइए ये वाक़या क्यों पेश आया और इसमें जनाब कितने लोग मुतासर हुए? मार्क साहब, वाक़या तो इतना पुराना हो गया। कल दोपहर को जब ये वाक़या हुआ है उसको फौरी तौर पर इंटरनेशनल प्रेस ने, पूरी दुनिया के प्रेस ने उसको उछाला था, क्योंकि ऐसा बहुत कम वाक़या होता है कि 5-6 बंदे एक दफा के अंदर ही मारे जाए और इस तरीक पर मारे जाए जिस तरीक पर वो हमला हुआ है। तो असल में स्टाडे एक छोटा सा शहर है, कोई 40-50 हजार आबादी का। ये हैम्बर्ग से मर्ग की तरफ अगर आप ड्राइव करें तो जहाँ एयरबस इंडस्ट्री शुरू होती है, फिर वो मीलों मील इनका इलाका चलता है एयरबस इंडस्ट्रीज का, और उसके बाद जो शहर आने शुरू होते हैं उनमें एक स्टाडे छोटा सा शहर है जो 50 हजार करीब आबादी उसकी है। वो उस शहर में गैर मुल्की भी रहते हैं, पाकिस्तानी फैमिलीज भी बहुत बड़ी पुरानी वहाँ आबाद है, जिनमें शायद आप जानते हो फहमीदा, डॉक्टर फहमीदा थी फजलुल्लाह अस्पताल के अंदर, अच्छी शायरा थी उर्दू की। उनका भाई नासिर राजपूत जो है वो भी एक लंबे अरसे से वहां पर है, अच्छे खुशहाल है वहां रहने वाले पाकिस्तानी, सबने अपने घर बनाए हुए हैं। मैं भी वहां गया हूँ उस इलाके के अंदर। तो वहां पर ये वाकया हुआ है और एक टर्किश फैमिली, एक टर्किश जो जनवरी में पैदा हुआ था, 45 साल उसकी उम्र है, उसने टर्किश नेशनैलिटी नहीं छोड़ी, ना जर्मन नेशनैलिटी है। उसका अपनी बेगम से कोई झगड़ा था, इसकी बिना पे उसकी बीवी को, जो उसकी ताजा बच्ची पैदा हुई है, उसको उस हाइम में शिफ्ट कर दिया गया था जो मुतरकिन हाइम कहलाती है जर्मनी के अंदर, जहाँ पर ऐसी खवातीनों को रखा जाता है जिनके छोटे बच्चे हों, गोद वाले बच्चे जिनके पास हो। उनका एक हॉस्टल होता है जो सरकार की निगरानी में रहते हैं, वहां पे पहरा वहरा होता है, आप बगैर अपॉइंटमेंट के साथ अप्रोच नहीं कर सकते, मिल सकते। वहां पर बहरहाल ये वाकया हुआ है और जो बच्चे का जिसको हम जर्मन में कहते हैं जोर्गे रेस्ट, उसका फैसला होना था कि भाई इस बच्चे को बाप के पास रहना है, माँ के पास रहना है, या बाप ने किस तरीक पर मिलना है बच्चे को, क्या प्रोग्राम बनाया जाएगा, हफ्ते में कितने दिन मिलेगा या क्या। उसकी मीटिंग थी जिसके अंदर छोटे बच्चों की, खवातीन की, ये तमाम जितनी तंजीमें होती हैं सरकारी नीम सरकारी, वो लोग वहां जमा थे उस मीटिंग के लिए। और वहां ये बंदा आया है और इसने आके फायर खोल दिया और मौके पर ही 5 आदमी जो है वो हलाक हो गए, एक हॉस्पिटल जाके चला गया। इस तरह 4 खवातीन जो बेचारी के कारकुन थी इस तरह सरकारी दफातरों की, वो और 2 बंदे जो है ये इन्होंने हलाक कर दिए। और बंदे को पुलिस ने पकड़ तो लिया है, लेकिन इसका साथी भी एक गिरफ्तार है, लेकिन उस साथी के बारे में पुलिस कोई ऐसी तफसील जारी नहीं कर रही। पुलिस के पास अभी तक ये उनको नहीं मिल सका कि ये असला इन्होंने कहाँ से लिया, ये इनके पास ये असला कहाँ से आया। ये तो पुलिस मानती है कि भाई ये बंदा हमारे पास पेपरों में क्लियर नहीं है, तो लेकिन
ان کی تفتیش ابھی جاری ہے. ساری باتیں جو ہے پولیس ابھی نہیں بتا رہی. میں نے آپ کو صرف وہ بات بتا دی ہے جو پولیسائی چیف نے اور وزیر داخلہ جو صوبائی وزیر داخلہ ہے خاتون, انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے اور ڈوچے پریس ایجنٹور نے جو خبر جاری کی ہے اس کا خلاصہ میں نے آپ کو جو ہے وہ بتا دیا ہے. اور یہ ایسا واقعہ جو ہے جرمنی میں پہلے بھی ہوئے ہیں. مثلا فروری 2020 کے اندر جو ہے وہ ہناؤ میں واقعہ ہوا تھا جس کے 9 بندے ہلاک کر دیے تھے اور وہ مارنے والا تھا, وہ فائرنگ کرنے والا بھی جرمنی تھا لیکن انفٹ تھا جس سے کہا جاتا. 5 آدمی زخمی ہوئے تھے. پھر مئی 2022 کے اندر نارتھ کے اندر اسکول کے اندر ایک طالب علم نے فائر کر دیا تھا جس میں فیمیل ٹیچرز جو ہیں ان کو انہوں نے ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی, ہلاک ہو بھی گئی تھی 2 دن. اس طرح مارچ 2023 میں ہیمبرگ کے اندر جو ہے یوہانش وٹنس والے جو ہیں ان کے گروپ کے اوپر فائرنگ کی گئی تھی کسی کرسچن گروپ نے, اس میں بھی 6 بندے مارے گئے تھے. بہرحال ایسے واقعات جرمنی میں ہر 2-4 سال کے بعد میں نے ہو جاتا ہے اور ایسا ہی یہ واقعہ جو ہے بتایا جا رہا ہے. اب اس کی تفصیل جو ہے پولیس کہتی ہے ہم 1-2 دن کے اندر جاری کریں گے. خاصا یہ تو ہم پتہ چل گیا 2 لوگ گرفتار کیے, وہاں سے بھاگے ہیں گاڑی کے اوپر, پھر ویڈیو ہمارے پاس ہے جہاں سے ان کو پکڑا گیا ہے. لیکن یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ یہ بیچارے جو لوگ مارے گئے ان کا قصور کیا تھا؟ نہ اس نے اپنی بیوی کو نقصان پہنچایا, نہ اپنے بچے کو نقصان پہنچایا, تو ان کا کیا قصور تھا جی؟ مسلمان گرم خون برداشت کم, پر جب ایک میٹنگ ہو رہی ہے تو صبر کر جا, اس میٹنگ کے اندر کوئی نہ کوئی فیصلہ تو ہوگا نا. لیکن کیونکہ اس میٹنگ کے ہونے میں ظاہر جو سرکاری سسٹم ہے وہ اپنے اس سے مطابق ہی چلتے ہوتے ہیں, تو فوری طور پر 3 مہینے ہو گئے ملاقات نہیں ہوگی جب سے بچی پیدا ہوئی ہوگی. اس کا ریئیکشن جو ہے وہ اس طرح باہر آیا کہ انہوں نے جو میٹنگ جہاں طے ہونی تھی جن محکموں نے مل کے ایک فیصلہ کرانا کہ ہاں آپ اتنے دن بعد اتنے دنوں میں مل سکتے ہیں بچی کے ساتھ, انہیں کو انہوں نے ہلاک کر کے تو برے کیا. نہیں تو خان صاحب یہ تو اپنی بچی کو تو اس کو یہ غصہ تھا, مگر جن کی ظاہر یہ خواتین بھی کسی کی ماں ہوگی, کسی کی بیٹی ہوگی, کسی کی بہن ہوگی, تو ان کو ظاہر بات ہے یہ نہ بھی ہو, لیکن یہ کوئی طریق تو نہیں ہے نا کہ آپ اپنا غصہ جو ہے وہ دوسروں پر اس طرح نکالنا شروع کر دیں کہ دوسروں کو جان کے مر جائے. آپ کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہے, ظاہر ہے اس ملک کے آپ شہری ہیں, اس کا جو قانون ہے اس کے مطابق بھی اس کا فیصلہ ہوگا تو بھی آپ نے کب ملنا ہے یا کب نہیں مل سکتے. تو ان بیچاروں کو جن کو نہ سارے کیس کا پتہ نہ اس معاملے میں ان کی انوالومنٹ, سوائے تھے کہ انہوں نے نتیجے پہنچنے کے لیے کہ بھی ہاں اپنی حاضری دینی تھی اپنے دفتر کی طرف سے, لوگ بیچارے بہت تو چلے گئے. خاصا یہاں آپ نے ایک بات کی, مسلمان بڑا گرم خون, یا ہمبرگ میں بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا, اس لیے بتا دیتا ہوں. ایک پاکستانی جیل میں علیحدگی ہو گئی تھی بیوی کے ساتھ, 2 بچے تھے, لیکن اس کے گھر جا کے پھر بھی اس کو قتل کر دیا. یہ 2-3 سال یا 4 سال پتہ نہیں, ٹائم ہو گیا کافی. ایک چیز خاصا اس میں بڑی اہم ہے کہ ہمارے جو مسائل فیملیز کے ہیں وہ یہاں پہ لوگوں کو پتا ہے کہ قوانین کیا ہے. یونگ سامٹے جیسے جرمنی میں مدد کرتا ہے, تو جب لوگ ان کے پاس جاتے ہیں تو پھر بھی معاملات دیکھنے میں آئے ہیں کہ حل نہیں ہوتے, اور کئی جگہ پہ ایسی لڑائی جھگڑے کی پھر خبریں آتی ہیں, اور یہ سارے غیر ملکی جو ہے اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر پا رہے. کیا دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے حالات جو بنتے جا رہے ہیں, اس سے اس معاشرے پہ کیا اثر پڑتا ہو؟ دیکھیں بھارت صاحب, یہ واقعات معاشرے میں دن بہ دن بڑھ رہے ہیں. ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں, ہم ان واقعات کو دیکھ رہے ہیں, اور ظاہر ہر انسان جو اس چیز کو دیکھتا ہے ایک نتیجہ حاصل کرتا ہے, نتیجہ اس کو دین میں آتا ہے. جرمنوں کے اندر ایسے واقعات غیر ملکوں کی نسبت لڑائی جھگڑوں کے زیادہ ہیں, سیپریشن کے کیسز زیادہ ہیں, لیکن وہ ایک سسٹم کو فالو کرتے ہیں کہ بھئی اگر ہم دونوں کے درمیان نہیں بن رہی یا ہم آپس میں علیحدہ ہونا چاہتے ہیں, اس کے لیے ایک نظام بنا ہوا ہے, اس کو فالو کرو, جا کے عدالت میں یا جہاں بھی محکمے کے اندر درخواست ہو, اور پھر وہ ایک فائل کھل جاتی ہے, ایک پروسیجر چل پڑتا ہے. پھر اس دونوں کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہاں ہم افیکٹ ہو رہے ہیں, وہ بھی افیکٹ ہو رہی ہے, میں بھی افیکٹ کر رہا ہوں, لیکن یہ جو فیصلہ کیا اس کے لیے پھر جو
قانون کہتا ہے اس کے مطابق وہ چلتے ہیں. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو غیر ملکی ہیں ہم زیادہ تر معاملات کو خود حل کرنا چاہتے ہیں. ہمیں وہ پیشنٹ نہیں دکھاتے جو ان معاملات کو ملکی قانون کے تحت حل کرنے کے لیے اب عدالت یا جو ایسا محکمہ دفتر بنایا گیا ہے وہ خالی ہمارے لیے تو نہیں بنایا ہوا. اس نے تو آپ کے کیس کا ویٹ کرنا ہے کہ جب آپ کی باری آئے گی تب وہ آپ کی فائل کے اوپر کام کرے گا. ہم ایسے معاملات کو فوری حل چاہتے ہیں اور ہمیں صبر کی طاقت جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ اولاد کے معاملے میں ہم زیادہ جذباتی ہیں. ہم صبر نہیں کر سکتے کہ بھئی ہاں ایک محکمہ جو ہے بنایا گیا ہے وہ جو فیصلہ کر دے گا اس کے بعد ہماری ملاقاتیں شروع ہوگی. وہی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا لڑائی تو میاں بیوی کے درمیان ہے لیکن ہم آپس میں ہماری اولاد جو ہے اس کے لیے ہم ملنے سے کیوں روکا جاتا ہے. تو وہ بہرحال قانون کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے اور اپنی جذباتیت کی وجہ سے جو ہے ہم اپنے معاملات کو خراب کرتے ہیں اور ہمارے معاملات زیادہ اچھل کر سامنے آتے ہیں. اب آپ ایسے واقعات کو دیکھیں گے کہ جو جرمنوں کے درمیان جو میاں بیوی کی علیحدگیاں ہوتی ہیں وہ سوشل میڈیا کا حصہ نہیں بنتی. لیکن ہمارے یہاں کثرت سے آج کل اس قدر ایسے واقعات جو ہیں اچھی بڑی بڑی فیملیوں کے جو معروف فیملی ہے مذہبی فیملی ان کے بچوں کے واقعات جو ہیں وہ اچھالے جا رہے ہیں. وہ ویڈیو آپ کو نظر آتی ہیں اس کے سوشل میڈیا کو. تو یہ ہمارا ایک کلچر ایسا ہے کہ ہم میں صبر برداشت جو ہے وہ نہیں ہے یا معاملات کو سلجھانے کے لیے جو انسان ایک بہتر سوچ کے ساتھ کرتا ہے ہم جذباتیت کے ساتھ ہر چیز کا فیصلہ جو کرنا چاہتے ہیں اور اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے معاملات بگڑتے ہیں اور ہمارا جو سوشل میڈیا پر زیادہ ہم نظر آ رہے ہیں حالانکہ جرمن کے اندر ایسے واقعات ہماری نسبت زیادہ ہیں. حضر یہ بھی وجہ ایک ہو سکتی ہے کہ قوانین کو نہ سمجھنا اس سسٹم کو نہ سمجھنا یہ بھی ہمارے لوگوں کی کمزوری ہے کہ ظاہر ہے جس طرح یہ اب پیدا یہاں پہ یہ بندہ ہوا لیکن کیونکہ گھر ترکی تھا اور ظاہر ہے وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھ پایا یا اس طرح کے لوگ ہیں جو سسٹم کو نہیں سمجھ پا رہے یہاں کے. دیکھیں اسپیشلی اس کیس کے اندر جس کو 45 سال عمر ہے یہاں پیدا ہوا ہے اس کے بارے میں یہ کہنا کوئی یہ قانون کو نہیں جانتا یہ تسلیم کرنے والی بات نہیں ہے. اور ویسے بھی یہاں پر ہر چیز کے لیے انہوں نے ادارے بنائے ہوئے ہیں. اگر آپ کو قانون نہیں پتا جب آپ کسی فیل کے اندر ملوث ہو گئے ہیں تو پھر وہ قانون وہ ادارے آپ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ بھئی اب آپ فائل ہمارے پاس ہے آپ نے یہ کام کرنے ہیں آپ کو ان لائنوں کے اوپر چلنا ہے. لیکن ہمیں اگر وہ چیز پسند ہے ہماری فیور کی ہے پھر تو ہم وہ کر لیتے ہیں اور اگر ہماری فیور کی نہیں ہے ہمیں نہیں پسند آ رہی تو پھر ہم اپنا راستہ جو ہے تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے معاملات بگڑتے ہیں. حضرت یہ جو بھی واقعہ اس وقت یہاں انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی چل رہا ہے کل سے سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح لوگ اس کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں کہ ایسے حالات نہیں ہونے چاہیے آئندہ آنے والے لوگ کو فائدہ بھی اٹھاتے ہیں یا پھر ہم وہیں کے وہیں گھومتے رہتے ہیں پھر کوئی سال 6 مہینے بعد اسی طرح کا واقعہ سامنے آ جائے گا. دیکھیں بظاہر یہی ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ اس کا اثر چلتا ہے اس کے بعد پھر دنیا بھول بھال جاتی ہے اور وہ پھر اپنے اسی ڈگر کے اوپر چل پڑتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ کوئی خبر جرمنی کی خاصا جرمنی کی اور کوئی جو ہیٹ جرمنی میں بہت زیادہ جو پچھلے ویکینڈ میں پڑی ہے اس میں بہت زیادہ سوشل میڈیا پر بہت واقعات جو ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ ایک پورے یورپ میں جو پچھلا ویکینڈ تھا جمعہ ہفتہ جواب اس میں 1300 بندہ جو ہے وہ ہلاک ہوا ہے اور بعض سوشل میڈیا پر ڈوبنے کی ایسی خبریں جو ہے وہ چلائی گئی ہیں وہ خالی ایک دو واقعات نہیں ہوئے بلکہ 28 ایسے واقعات ہوئے ہیں جس کے اندر لوگ کیونکہ لوگوں کے گھر جو ہے وہ چھوٹے ہیں اور گرمی بہت زیادہ تھی. پھر یہ ہے کہ جو جرمنی کے اندر جو پاس ادارے ہیں انہوں نے بتایا کہ جرمنی جو پرانے گھر بنے ہوئے ہیں جو فلیٹس وغیرہ بنے ہوئے ہیں ان کی جی انسلیٹ جو ہے ان کے اندر 28 ٹمپریچر کا ہے اور ٹمپریچر چلا گیا 42 ڈگری تک. اس کی وجہ سے ان گھروں کے اندر بہت زیادہ لوگوں کو گرمی لگتی. تو ظاہر دنیا نے باہر نکلا باہر پھر وہ سی وغیرہ جو ہوتی ہے وہاں پر لوگ رہے ہیں اور وہاں پر ایسے واقعات ہو گئے ہیں کہ جن کو نہیں تیرنا آتا تھا وہ گہرے پانی میں چلے گئے یا لوگ
तो 28 ऐसे वाक़यात डूबने के वाक़यात हुए हैं। लेकिन उन्होंने ये भी बताया है कि भाई जर्मनी के अंदर आप एक कानून ऐसा भी है कि अगर आपका घर इंसुलेशन तो नहीं बना हुआ, जो टेम्परेचर हो गया हुआ है, तो उसके ऊपर आप केस करके या दरखास्त देके तो अपना किराया जो है वो कम करवा सकते हैं उस एरिया उस पीरियड का जिसके अंदर वो टेम्परेचर जो हाई रहा हो। लेकिन वो कहते हैं आमतौर पर इसको इग्नोर किया जाता है, इसलिए एक तो टेम्परेचर 30-32 तक रहता था और वैसे ही 30 तक तो जो है इंसुलेशन जो है ये घरों की हुई भी है, तो इसलिए लोग नहीं करते थे। लेकिन अब ये जो है एक तो 40 से ऊपर निकल के 40 डिग्री का, और आइंदा भी ये टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। तो इसलिए या तो जैसे कि ग्रीन पार्टी ने मुहिम चलाई है कि भाई इन घरों को जो है एक स्कीम के तहत जो है इनकी तैयारी दोबारा की जाए और इन घरों को मतलब मौसम के मुताबिक करने के लिए कोई ना कोई स्कीम जो है वो हमें लानी चाहिए। तो लेकिन बात ये है कि जो लोग बहुत ज्यादा मुतासर हुए उनके पास ऐसा कानून मौजूद है कि वो अपने किराए के लिए वो कमी करवा सकते हैं इसके अंदर। इसी तरह जर्मनी में पहली दफा जंगलों में भी आग लगी है, जिसमें सेक्शन ब्रांडनबर्ग और बायरन जो है इनके पास जंगलों में जो है सैकड़ों कहते हैं आग लगती तो वो रही है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन ने जब देखे जो कौमें काम कर रही होती हैं वो हर तरफ उनकी निगाह होती है। यूरोपियन यूनियन ने फर्क तौर पर इस बात पर नोटिस किया है कि जो मौसम बदल गया है और उसके अंदर जो लोग शहरों में रह रहे थे उनकी ये हालत है, तो हमारे जो ऐसे लोग हैं जो साहिली इलाकों पर आबाद हैं जहाँ पर जिंदगी की सहूलियात पूरी हासिल नहीं है लोगों को, वहां पे लोगों को और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा आने वाले वक्त के अंदर। इसलिए उन इलाकों को भी फौरी तौर पर डेवलप करना चाहिए। एक कमीशन बनाया गया है, तो उसमें उस रिपोर्ट में यह आया कि भाई जो 27 रियासतें हैं यूरोप की, उनके साहिली इलाकों पर 95 मिलियन बशिंदे जो है वो आबाद है, जो ऐसी इन हालात में या ऐसी गर्मी जो बढ़ेगी तो और ज्यादा मुतासर होंगे। और इसमें 4000 ऐसे जजीरे हैं यूरोपियन यूनियन के 4000 से ज्यादा जजीरे जिसमें 17 मिलियन बशिंदे जो है वो रहते हैं। तो इनको इन मौसम नसियात से बचाने के लिए जो है एक मिशन बनाया गया है जो अब इसके ऊपर काम करेगा और मतलब आने वाले मौसमों में कि अपने एरियाज की डेवलप करके कि भी वहां पे लोगों को ऐसी मुश्किलात का सामना न करना पड़े। बहरहाल एक कदम फौरी तौर पर उठाने की कोशिश की गई है। ये इस बात का आमादी करती है कि भाई हम यहाँ पे यूरोप में सबको इलाकों को एक ही नजर से देखा जाता है और आने वाले वक्त से पहले जो है अपनी फिक्र की जाती है। रॉनहाइम झील पे कोई हादसा पेश आया, खबर की तफसील नहीं हमारे पास पहुंची, आपके पास है कोई इसकी इतला? कोई पाकिस्तानी फैमिली सुना मुतासर हुई? रॉनहाइम एक झील है। देखें जो बात यह है कि जो सोशल मीडिया में बहुत कुछ चलता है, लेकिन जो कुछ प्रेस में आ रहा है वो तो सिर्फ एक पाकिस्तानी उसका है बनने का कि उसकी लाश मिली है उनको वहां पर। तो इससे ज्यादा तफसील में मैंने ना उसको देखी क्योंकि तो खबर 2 दिन पुरानी है, तो उसके बाद फिर उस तरफ समझ में नहीं गई कि तफसील देखी है। बहुत शुक्रिया खान साहब। अच्छा जी, ये थी जनाब ताज़ा सूरत हाल। अब मौसम की तब्दीली के साथ एयर कंडीशन वगैरह लेने पड़ेंगे, खुद बंदोबस्त भी करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, और लोग इस पर गौर भी कर रहे हैं और अकल से भी काम लेना चाहिए, समय से भी। वो हमने कल भी प्रोग्राम बताया था। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अच्छा जी, पुलिस ने एक छापा लगाया और वहाँ से कुछ लोगों को पकड़ा है। अब मैं थोड़ा सा इसकी तफसील भी बता देता आपको कि हुआ क्या, लेकिन इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप यूरोप में किसी भी मुल्क में रह रहे हैं, वैसे तो पूरी दुनिया का ये सिस्टम होता है, और जो काम आप कर रहे हैं एक तो उसकी उजरत जो है जहाँ से गवर्नमेंट ने एक मुकर्रर की हुई है वहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए। फ़र्ज़ करें आप जर्मनी में है तो यहाँ 14 यूरो अगर फी घंटा गवर्नमेंट ने मुकर्रर की हुई है, तो आप कम पे काम नहीं करेंगे,
बल्कि उसी से 14 यूरो से ऊपर जाएगा काम। लेकिन होता ये है कि यहाँ पे मजबूर लोगों को या जिन लोगों को इन चीज़ों का इल्म नहीं, और बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जिनको इस चीज़ का इल्म। अब ये छापा लगा जी इटली में, उन्होंने ऐसे लोगों से पूछगिछ की, इंक्वायरी की, उन्होंने बताया कि हमें वहाँ पे 6 यूरो घंटा, 8 यूरो घंटा, 10 यूरो घंटा, जो भी वो दे रहे हैं पैसे, इतने पैसे नहीं दे रहे जितने गवर्नमेंट ने मुकर्रर किए हुए। तो वहाँ पे फिर पुलिस ने दारे जो इनसे काम ले रहे थे उनको पकड़ा है। अब उनके ऊपर क्या जुर्माने हो गए, क्या सजा होगी, ये तो बाद की बात है। लेकिन इन लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है और इसमें हमारे पाकिस्तानी जो है वो भरपूर हिस्सा लेते हैं। उनको कोई मजबूर आदमी मिल जाए, वैसे तो इंडियन भी ऐसे ही है, लेकिन हम अपने पाकिस्तानियों की बात ही करेंगे तो फिर उसका रगड़ा निकाल देते। ऐसे ऐसे वाकयात भी होते हैं, 2-3 हफ्ते काम करवाया, पैसे नहीं दिए, कर लो जो करना, आपने काम ठीक नहीं किया, कोई काम गलत उसके ऊपर डाल दिया, कोई नुकसान उसके ऊपर डाल दिया। ये इंग्लैंड में मामूल है हमारा, वो खून चूस लेते और फिर पैसे नहीं देते, लोगों के पैसे मार लेते। तो यहाँ पे इन चीज़ों का आपको खुद भी ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, मजबूरी अपनी जगह पे है। अब ये भी चीज़ें देखी जाती हैं कि बंदे होते हैं तो काम कम है, तो लोग कहते हैं यार चलो जो दिहाड़ी लगे वो लगा लेनी चाहिए। लेकिन कानूनन ये जुर्म है और इस तरफ मैंने सोचा आज के प्रोग्राम में आपकी तवज्जो दिलाएं। पाकिस्तान में भी ऐसे ही है, हर जगह पे ऐसे ही है, मगर क्योंकि मजबूरियों से लोग फ़ायदा उठाते हैं और भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। ये कोई इटली में पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये तो चलो वो कोई उजरत दे रहे थे। ऐसे-ऐसे ईस्ट यूरोप से वाक़यात हमारे पास मिलते हैं कि आपको ज़बरदस्ती अगवा करके ले गए और वहाँ पे आपको काम पे लगा दिया और आप वहाँ पे यरगमाल बन। ये कंबोडिया वहाँ पे भी इसी तरह लोगों को इस्तेमाल करते हैं। ये बांग्लादेश के साथ एक और इलाका है, वहाँ भी इसी तरह लोगों को उठा के ले जाते हैं, उसमें औरतें भी हैं, मर्द भी हैं, उनसे काम लेते हैं फ्री में, उनको मारते भी हैं, तशद्दुद भी करते हैं। आज भी ये जो इंसान गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहा है, बड़ी ऐसे ममालिक अफ्रीका के भी हैं। हमारा पाकिस्तानी आप देख रहे हैं, सिंध है, ये जो भट्टे पे काम करते हैं, वो नस्ल दर नस्ल जो होते हैं वो गुलाम होते हैं और उनकी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं होती। वो सुबह उठे मशीन की तरह काम शुरू कर दिया और जो पैसे मिले वो कर्जे में उतरते गए। दादे का कर्जा लड़का पोता उतार रहा है, इसी तरह वो कर्जा उतरता जाता है। मगर ये जो दुनिया है यूरोप की, यहाँ पे पुलिस तक आपने इतला देनी है और फिर पुलिस कार्रवाई करती है। ऐसे इदारे यहाँ पे मौजूद हैं, ऐसे सिस्टम मौजूद है कि आप वहाँ पे जनाब फ़ायदा उठा सकते हैं और ऐसी कंपनियाँ जो है उनको बैन किया जा सकता है, या ऐसे लोगों को कारोबार की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा सकती। एक और जो इटली में मसाइल पैदा हो रहे हैं, बत्ता लेते हैं, ये बड़ा एक अहम मसला बना हुआ है। उसमें हमारे पाकिस्तानी भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। पिछले दिनों पुलिस ने ऐसी भी कार्रवाई की कि दुकानों से या जो भी बिजनेसमैन है उनसे माल शाल फ्री में खरीदना, जो कराची में तो हमारे आम है, पाकिस्तान में तो आम ये चीज़ें, ये सियासी पार्टियाँ हमारी इसी से चलती हैं। किसी को कोई काम दे दिया आपने, ये जलसा करवाना है, किसी को खाने का दे दिया, और ये चीज़ें यहाँ पे भी देखने में आई। लेकिन यहाँ भी पुलिस ने कार्रवाई की, लोगों को पकड़ा गया और उसमें एशियन लोग भी शामिल हैं। ये इसलिए मैं आपको बताता रहता हूँ कि यहाँ के जो हालात हैं यूरोप के इस वक़्त, हमारे ख़ासकर गैर मुल्कियों के मतलब वो अच्छी राय नहीं रखते। एक साहब ने लिखा कि इटली में किसी को बहादुरी का अवार्ड भी मिला है। भई एक अवार्ड अगर मिल गया तो जो रोज़ाना जराइम होते हैं उनकी तरफ भी तो नज़र डालें। ये नहीं कि एक पाकिस्तानी को कुछ उसने अच्छा काम किया तो अवार्ड मिल गया तो बाकी सब जो मर्ज़ी करते रहें, ऐसे नहीं हालात होते। अपने आप को बदलना पड़ता है, अपने आप को आपने तब्दील करना है। और ये आप देख रहे हैं यूनान, इटली, स्पेन, ये 3-4 ऐसे मुल्क हैं जहाँ से हमारे पास ये इत्तला आती रहती है कि जराइम में कमी नहीं हो रही और हमारे लोग जो हैं वो इसमें हिस्सा लेते हैं। ये है अफ़सोसनाक बात। इंग्लैंड भी किसी से पीछे नहीं है, वो भी अपना नाम
पाकिस्तानियों का रोशन करता रहता है। हमें ये बड़ा होता है कि हम यूरोप में चले जाएं, वीज़े मिल जाएं, यहाँ पे आ जाएं। अभी उन्होंने ऐसे लोग भी ऐसे सारे इटली से पकड़े जाते हैं, इसमें क्या वजह है? लेकिन बाद में इनकी शाखें कोई फ्रांस, जर्मनी इधर उधर मिली होती। तो ये गिरोह भी पकड़ा उन्होंने, इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस था, इनकी भी पकड़ दकड़ शुरू हुई। जब एक बंदा पकड़ा जाता है फिर ज़ाहिर है उसके मोबाइल से दूसरे लोगों तक पहुँचना आसान हो जाता है, या उससे पूछ-गिछ के ज़रिए आप ज़ाहिर है दूसरे जो जराइम पेशा अफराद हैं उन तक पहुँच जाते हैं। तो ये जनाब इस वक़्त जो यूरोप में लोग ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, फ़र्ज़ करें इंग्लैंड है, वहाँ पे देखा स्टूडेंट बहुत आ गए, अब उनको इस्तेमाल किया जाता है और उनसे काम लिया जाता है। बाद में उनको पैसे भी नहीं दिए जाते, दिए भी जाते हैं तो कम दिए जाते हैं, खज्जल ख़राब किया जाता है। और पाकिस्तानियों ने फ़िल्में बनाई हुई, पिछले दिनों मुझे भी खतून का फ़ोन आ गया और वो एक कंपनी बनाई हुई थी, ये जो बूढ़े लोगों के घरों में जाके केयर शेयर करनी, वो भी पता चला तनख्वाह नहीं दे रहा, पैसे नहीं दे रहा, और जो पैसे दे रहा है 5 पाउंड घंटा, लोग उसी पे काम कर रहे हैं, ख़वातीन उसी पे काम कर रही है 8-8, 10-10 घंटे जा, ये तो हालत है यहाँ। वो कहते जनाब करना करो, नहीं करना, और इनका भी होता ही है कि बेनिफिट मिल रहा है, चलो ब्लैक काम मिल रहा है, करते जाओ, जो आ रहा है बारों बार ही आएगा ना, कौन सा टैक्स देना, वो भी टैक्स बचा रहे, ये भी टैक्स बचा रहे। तो ये हमारे लोगों की कमजोरियां अपनी जो है उसकी वजह से ये सारे मसाइल पैदा होते हैं। अगर आप ठीक तरीके से यहाँ पे रहना चाहते हैं, अगर आप लॉन्ग टाइम तक सोचते हैं कि इंग्लैंड या यूरोप के किसी मुल्क में भी रहें, तो वहाँ पे फिर आपको सही करेक्ट चलना पड़ेगा, अपने पेपर वगैरह ठीक रखने के लिए हर चीज़ का ख्याल रखना होगा। बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग हैं, आज भी उनकी वही हालत है, आज भी वो बेचारे उसी तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैंने देखा मज़दूर थे, मज़दूर है, मज़दूर ही ज़िंदगी गुजरी, कोई उनमें तब्दीली नहीं आई। दिमाग छोटे, अकेले वो चल नहीं सकते, लोगों के सहारे के ज़रिए चलते। तो ये जनाब कुछ आपको मैंने जो यूरोप के हालात हैं, ये बड़ा अहम टॉपिक था। यहाँ पे कई लोगों ने अपनी कंपनियाँ बनाई हुई हैं, वहाँ पे बंदे लेके जाते हैं, फ़र्ज़ करें लाइव कंपनी जिसे कहते हैं, इधर जर्मनी में उसे कहते हैं साइड आर्बेट फिर्मा, तो वो भी रेट वहाँ से शुरू होगा जो गवर्नमेंट का रेट है। ये नहीं है कि आपको कम पैसे देंगे। इन चीज़ों का हमारा पता होना चाहिए। जिन लोगों को नहीं पता, इस पर दूसरे दोस्तों को बताएं, दूसरे लोगों को भी बताएं कि जनाब ये कवानीन है। जर्मनी में शायद 14 के करीब रेट चल रहा है और आपने उसी के मुताबिक काम करना है। इटली में जो चल रहा है, इंग्लैंड में चल रहा है, तो गूगल में जाके गवर्नमेंट के जो भी उजरत के रेट है वो चेक करें और उसके मुताबिक काम करें। अगर आप सारे इसी में चलेंगे तो जिन लोगों को काम की ज़रूरत है, पिछले दिनों एक ईस्ट यूरोप के मुल्क में दुबई से कोई लड़के आ गए, तो जर्मनी उनको काम पे जी वो ये छतें बनाते थे। तो मैंने पूछा क्या देते हैं, कहता 10 यूरो घंटे। तो यहाँ आपको पता कितना महंगा काम है ये घरों की छतें जो बनाते हैं। तो हर जगह पे ये नहीं कि पाकिस्तानी फ़ायदा उठाते हैं, किसी को भी किसी की कमज़ोरी का पता चल जाए वो उसका फ़ायदा उठाता है। चैनल को सब्सक्राइब करें।